दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 10वां सेट प्रैक्टिस है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का पहला क्वेश्चन आंसर है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति किस गति का उदाहरण है। अर्थात कहने का मतलब है कि भीड़ भाड़ वाली रोड पे एक बस चल रही है तो उसका गति किस प्रकार का होगा। पहला ऑप्शन है रेखीय गति, एक सरल रेखा में गति कर रही है। दूसरा है एक समान गति, मतलब उसका जो गति होगा एक समान से चली जा रही है। तीसरा उदाहरण है असमान गति, उसका जो गति है असमान है। और चौथा है वृत्तीय गति, अर्थात वह बस है जो लगातार है, जो एक वृत्तीय पथ पर, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए जब बस चलती है तो कभी भैंसा आ जाएगा, तो भैंसा आ गया तो ब्रेक लगाना पड़ता है ड्राइवर को। ठीक है, कभी है जो क्या हो जाता है कि अचानक है जो आप देखिए कि बूढ़ी औरत है जो पार करने लगती है, ड्राइवर बेचारा शक पका जाता है और फिर ब्रेक लगा देता है। तरह तरह के व्यवधान है जो भीड़ भाड़ वाली रोड में होती है। तो गति जो रहेगा वह असमान गति रहेगा, मतलब उसकी जो गति है वो हमेशा बढ़ते घटते रहेगा। जब देखेगा भीड़ कम है तो ड्राइवर गति को बढ़ा देगा, जब देखेगा भीड़ है जो ज़्यादा हो गया है तो धीरे धीरे करता है। तो गति है जो असमान गति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, वस्तु के बारे में बोला जा रहा है कि भार है जो 200 न्यूटन है तो द्रव्यमान बताइए। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि थोड़ा सा भी यदि दिमाग आप लगाते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ क्वेश्चन में देखने पर लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, हमको तो न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, ये बनेगा कैसे। लेकिन हल्का सा इस क्वेश्चन पे ऑप्शन देखते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 20 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 20 वाट, तीसरा ऑप्शन है 20 पास्कल और चौथा ऑप्शन है 20 केजी। तो सब में 20-20 लगा हुआ है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका 20 केजी। टिक मारिएगा। आप नहीं भी जानते हैं फिर भी यह क्वेश्चन है जो बहुत आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो एग्जाम में पहले तो जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं भली भांति उसे बना लीजिए और सेकंड अटेम्प्ट में वो सब क्वेश्चन को भी देख लीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन है जो आपसे बन भी सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसके अंदर देख लेते हैं। जो भार है वो 20 न्यूटन है और जो भार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट बराबर होता है mg। ठीक है, भार होता है m और g से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग g जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो लगभग है जो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो चलिए इस आधार पे बना लेंगे। mg पहले लिख लीजिए। तो mg कितना दिया हुआ है 200, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है m के बारे में, क्योंकि यहाँ पे m इंटू जी है जो आपका 200 है। तो पूछा जा रहा है आपसे m के बारे में, तो नीचे क्या कर दीजिएगा कि भाग लगा दीजिएगा। तो g है जो वहाँ से हट जाएगा, g से भाग लगाइएगा और g है आपका 10, तो कितना हो रहा है 20। और आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज़, द्रव्यमान, तो 20 केजी। ठीक है, 20 केजी। इस तरह से भी बना लीजिए ताकि आप कंसेप्चुअल मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है। तो सोना जो होता है, जो धातु है, वो किसमें घुलनशील रहता है। ये हमारी जिंदगी का बहुत ही व्यवहारिक चीज़ है। हम लोग को जानना अनिवार्य है कि हम सोना खरीदने जाते हैं और कभी कभी मालूम नहीं रहेगा तो सोनार आपको ठग देगा, या दुनिया में बेवकूफ़ बनाने वाले लोग का भरमार नहीं है। तो आपका यदि ज्ञान है तो आप किसी से बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। तो क्वेश्चन है
सोना किसमें घुलनशील है? आपको ऑप्शन दिया गया है, चांदी में घुलनशील है, पारा में घुलनशील है, लोहा में घुलनशील है और एक्वा रेजिया में घुलनशील है। इसका सही आंसर है एक्वा रेजिया। अब कहिए सर एक्वा रेजिया क्या बनता है? तो एक्वा रेजिया है जो आप HCl के नाम सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो HCl और HNO3, ठीक है, और किससे है? HNO3, इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और देखिए दोनों में जो एक्वा रेजिया जो बना है इसमें HCl है और HNO3 है। HCl है जो 3, मान लीजिए 3 चम्मच यदि आप HCl ले रहे हैं तो 1 चम्मच आपको क्या लेना होगा? HNO3 लेना होगा, नाइट्रिक अम्ल लेना होगा। और इसका जो सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है, उसी का नाम है एक्वा रेजिया। और ये क्या करता है एक्वा रेजिया कि एक्वा रेजिया में यदि सोना को आप डालते हैं तो सोना को भी वह घुला सकता है, ठीक है। और जब सोना घुल रहा है तो समझ जाइएगा कि एकदम ओरिजिनल है, इसमें कोई झोल झाल नहीं किया हुआ है। यदि नहीं घुलता है समझ जाइएगा कि हमको है जो बेवकूफ़ बनाने वाला खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप दवा दुकान में सब जो एसिड है वो मिल जाता है, HCl भी मिल जाएगा और आपको HNO3 भी मिल जाता है, नाइट्रिक एसिड भी मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं, किस वंश ने 84 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो देखिए मुसलमान लोग तो आते थे, वो भारत में आक्रमण करके यहाँ का संपत्ति को लूटपाट करके ले जाते थे। उनका कोई मकसद नहीं था कि भारत में है जो राज्य करना, बस आना और यहाँ से लूटना और फिर जाना। उसी में से एक जो आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी है जो एक तरह से शुरू में तो वो भी इसी तरह किया था, आता था, लूटता था और जाता था। लेकिन बाद में लगभग 1206 ईस्वी की घटना है, 1206 ईस्वी की घटना है। और 1206 ईस्वी में गोरी का ही एक सेनापति था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका सेनापति था वो है जो सबसे पहले गोरी के निर्देश पे एक तरह से यहाँ पे जो राज्य संभाला था, ठीक है। और वो जो वर्ष था 1206 से लेकर 1290 तक यह वंश जो राज्य किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, इसी कारण इस वंश को हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जितने क्वेश्चन हैं ये सब है जो आपको एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछने की अति संभावना है। कल हम BPSC का भी पेपर देख रहे थे तो इसका PT का पेपर जब देखिएगा तो इससे भारी पेपर नहीं है। ऐसा ही लगेगा कि अरे जो हम ग्रुप D में पढ़ते हैं, जो NTPC में पढ़ते हैं, वही है जो आपका BPSC के PT पेपर में भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपका पहले लिख देते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहला है संवेग, पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है आवेग,
तीसरा ऑप्शन है भार और चौथा ऑप्शन है त्वरण। चौथा ऑप्शन है आपका त्वरण। तो देखिए एक वस्तु है और वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मान लिया जाए कि ये वस्तु है, इस वस्तु में जब वस्तु है तो उसके अंदर द्रव्यमान होगा ही होगा, क्योंकि जो भी वस्तु रहता है उसमें द्रव्यमान रहना ही रहना है। और साथ में बोला जा रहा है आपको किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और वहाँ पे जी भी काम कर रहा है, जी भी एक तरह से काम कर रहा है। तो mg किसका फॉर्मूला है? तो ऑप्शन में देखिएगा भार का फॉर्मूला क्या होता है? mg, ठीक है ना। ऐसे जो बल है, बल का भी फॉर्मूला mg है और भार का भी फॉर्मूला mg है। और आपको मालूम होना चाहिए भार भी एक प्रकार का बल है। जैसे हम लोग का जो भार है जितना भी बताते हैं 20 न्यूटन 40 न्यूटन, जैसे हम लोग बताते हैं ना न्यूटन में, डायरेक्ट हम लोग द्रव्यमान तोलने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है ना। क्योंकि हमारे अंदर वस्तुगत द्रव्यमान भी है और साथ में पृथ्वी जो खींच रही है जी, वो भी साथ में रहता है, ठीक है। तो हम लोग करते नहीं हैं, फिर छोड़िए वो अलग चीज़ है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है एक तरह से, एक प्रकार से उसे हम लोग क्या बोलिएगा? भार, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 है कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य करने की गति को, कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन त्वरण, दूसरा ऑप्शन शक्ति, तीसरा ऑप्शन कार्य, चौथा ऑप्शन संवेग। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है आपको, कार्य करने की गति, अर्थात आपसे पूछ रहा है कार्य करने की गति। कार्य करने की गति का मतलब क्या होता है? कार्य करने की दर, तो ठेठ भाषा में बोलिएगा कि कार्य करने की दर पूछ रहा है, उसी दर को कार्य करने की गति बोला जा रहा है। तो किसका फॉर्मूला होता है? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय है जो किसका फॉर्मूला है? तब आपका दिमाग ठनकेगा, अरे कार्य बटा समय है जो शक्ति का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? पावर का फॉर्मूला है, W/T, W/T। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, कार्य करने की गति को शक्ति कहा जाता है। उसी तरह इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में पलट सकता है, कार्य करने की दर, क्योंकि हम लोग जो स्कूल कॉलेज में जो बुक से पढ़े थे वो क्या था? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, लेकिन यहाँ आपसे दे दिया है कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक मोटर है, वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को अर्थात विद्युत ऊर्जा को किस रूप ऊर्जा में बदलता है? तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? किस ऊर्जा में बदलता है? पहला ऑप्शन है आपको दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है
गतिज ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा। और चौथा ऑप्शन है विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा। तो बताइए दोस्तों, जब आप विद्युत मोटर को चलाते हैं, अर्थात आपके घर में जो मोटर चलता है वो मोटर में आप डालते क्या हैं, तो आप डालते हैं विद्युत, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को डालते हैं तो मोटर क्या करने लगता है, तो मोटर है जो, अब बोलिएगा गुरुजी, मोटर है जो चलने लगता है और उसी जब चलता है तो अंदर से पानी निकालता है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, यांत्रिक वर्क हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, यांत्रिक वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क होता है, तब जाकर अंदर से पानी ही जो निकलता है। तो यह जो ऊर्जा बनेगा वो यांत्रिक ऊर्जा बनेगा। और यांत्रिक ऊर्जा के चलते ही आपके मोटर से तरह तरह की चीज़ आता है, कभी पानी भी निकाल सकते हैं, या मोटर किस उद्देश्य से आप किए हैं, ठीक है, किस उद्देश्य से, लेकिन वो मोटर है जो घूमेगा। आप देखिएगा उसका डैनाउना या उसका जो पंखी है जिससे वो कनेक्टेड है वो घूम रहा है, ठीक है, उसका मेन उद्देश्य है घुमाना। तो उस घुमाने वाला जो चीज़ है उसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका सही आंसर हो गया यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा गया है कि हाल ही में संसद का ठेका, संसद के निर्माण के लिए ठेका दिया गया है, और ठेका है जो लगभग 861 करोड़ में एक तरह से प्रस्तावित है, मतलब टेंडर जो मिला है 861 करोड़ रुपया में उस संसद भवन को बनाना है। वह ठेका है जो किस कंपनी को मिला है। तो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8। हाल ही में संसद भवन के नवनिर्माण के लिए ठेका किस कंपनी को मिला, किस कंपनी को मिला। पहला ऑप्शन है टाटा, पहला ऑप्शन हो गया टाटा। दूसरा ऑप्शन है अडानी। तीसरा ऑप्शन है रिलायंस। और चौथा ऑप्शन है बिरला। चौथा ऑप्शन आपका है बिरला। तो बताइए, ये जो संसद जो बोला जाता है, संसद में 2 सदन हैं, ठीक है, संसद में आपका 2 सदन हैं। सदन मतलब घर। एक सदन का नाम है लोकसभा, एक का नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है राज्यसभा। दूसरा का क्या नाम है, राज्यसभा। तो देखिए, ये जो पुराना वाला जो संसद भवन है वो अंग्रेज के समय बनाया गया था। उसमें लुटियन और बेकर, ठीक है, तो लुटियन और बेकर जो कि एक इंजीनियर थे, उन्हीं के एक तरह से दिशा निर्देश में संसद भवन बना था। लेकिन नया जो संसद भवन बन रहा है वो ठेका है जो टाटा कंपनी को मिला है, और बनाने की जो राशि टाटा कंपनी को मिलेगा वह है 861 करोड़ रुपया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द
क्या है? तो क्वेश्चन पर लिख लेते हैं, बजट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या है? चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वार्षिक वितरण, वार्षिक वित्तीय, या वार्षिक वितरण ही लिखिए, वार्षिक वितरण। दूसरा ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण। तीसरा है त्रैमासिक वित्तीय विवरण। और चौथा है आपका नन। ठीक है, चौथा आपका है ऑप्शन नंबर जो डी है, नन ऑफ है दीजिए। तो देखिए बजट तो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब बजट कहने का मतलब होता है, बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है चमड़ा का बैग। तो भारत में बजट का सही जो परिभाषिक जो शब्द है वो बजट नहीं है, जबकि क्या बताया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एक वर्ष का सरकार का क्या क्या एक तरह से एक्सपेंडिचर है, किस मद में, शिक्षा में कितना जाएगा, रोजगार में कितना खर्च होगा, स्वास्थ्य सेवा में हॉस्पिटल कितना बनेगा, ये तरह तरह के जितने भी प्लान हैं भारत सरकार का एक प्रकार से बजट में जिक्र रहता है। तो वार्षिक मतलब एक साल का, और वित्तीय मतलब पैसा से इसको लेना देना है, कहाँ से सरकार पैसा लाएगी, कहाँ पे इसको खर्च करेगी। अब विवरण मतलब उसका पूरा के पूरा उल्लेख रहता है। तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण। जबकि इसका पॉपुलर नाम मतलब होता है ना, पॉपुलर नाम कैसे बोलते हैं, चिंटुआ के पापा, नाम रहता है सुरेश महेश, लेकिन चिंटू चिंटू इतना फेमस हो जाता है, इसी के चलते बोल देते हैं। पॉपुलर में हम लोग बजट बोलते हैं, लेकिन ये होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए आगे देखते हैं। नियम का बात देना है दोस्तों, कुछ नहीं रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। भारत के लिए जो संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? आपको मालूम होगा कि भारत में संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया था, लेकिन ये विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो क्वेश्चन लिख देते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भारत में संविधान सभा बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में आपका आ जाता है एम.एन. राय। हिंदी लिख देते हैं एम.एन. राय। दूसरा ऑप्शन है गांधी जी। तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो
तो बताइए, जो संविधान सभा का विचार आया था जिसके जरिए भारत में संविधान बना, और वो संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और ये संविधान बनने में लगभग लग गया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, तो इतना समय जो लगा था, तो विचार किसका था? तो विचार था एम.एन. राव का। ठीक है, मावेंद्र नाथ राव। और एम.एन. राव के बारे में कहा जाता है कि भारत में जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक माने जाते हैं। भारत और मैक्सिको एक देश है, भारत और मैक्सिको में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी के रूप में से जाना जाता है, उसका एक तरह से जनक माने जाते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन और हैं। हम आपके लिए उतना ही क्वेश्चन लाते हैं कि डेली आप अच्छी तरह से कर लें। फिर भी यदि आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन को लिखिएगा और अपनी समस्या को बताइएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11। अनुशब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अनुशब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? किसने प्रयोग किया? चलिए, पहला ऑप्शन है कन्नाड, दूसरा ऑप्शन है ओसवाल्ड, तीसरा ऑप्शन है डाल्टन, और चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो बताइए, अणु जो होता है यौगिक, अब कहिए सर यौगिक क्या होता है? तो पानी यौगिक है। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो यौगिक का सबसे छोटा जो हिस्सा है, ठीक है, भाग है, उसे हम लोग अणु कहते हैं। तो ये अणु शब्द किसने दिया था? ये अणु शब्द है जो वैज्ञानिक ओसवाल्ड ने दिए थे। ठीक है, अणु शब्द का नामकरण ओसवाल्ड द्वारा दिया गया था 1896 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। अब 12 बताते हैं दंत बलक। ये देखिए, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसका नाम है दंत बलक। कहाँ को ऊपर वाला भाग? दांत का ऊपर वाला भाग को दंत बलक। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। दंत बलक किससे बना होता है? दंत बलक किससे बना होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, और चौथा ऑप्शन है फेरस फॉस्फेट। ठीक है, तो बताइए, जो दंत बलक है, जो शरीर का, ये जो दंत बलक आप देख रहे हैं, शरीर का सबसे कठोर भाग रहता है। देखते हैं, इतना हम लोग खाते हैं पीते हैं, कभी ये जो कितारी चिबने लगते हैं, कभी ये जो सूखा चना खाते हैं, कभी क्या क्या नहीं खाते हैं। दांत पे हम लोग कितना अत्याचार करते हैं, मत जानिए। हमेशा एक तरह से डेली करते रहते हैं, फिर भी आपका दांत है जो
जल्द खराब नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो उसके पीछे जो कारण है वो दंत बलक, ठीक है। तो दंत बलक है वो बना हुआ रहता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ऐसे भी आपको मालूम होगा कि हड्डी बनने में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होता है, वही नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बायोलॉजी का ही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। और 13 क्वेश्चन है कि जो हम लोग का सोचने वाला जो भाग है, जो हम लोग सोचते हैं ना कि उससे प्यार हो गया, उससे नफरत हो गया, अभी हमको ये कर देना है, वो कर देना है, फलना कर देना है। तो सोचने वाला भाग है जो ये जो दिमाग के कहाँ से आता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, सोचने वाला मस्तिष्क का कहाँ है? मस्तिष्क का कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तीसरा ऑप्शन है पश्च मस्तिष्क। और चौथा ऑप्शन है मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। आपको बताना है कि जो आप सोचते हैं वो कहाँ से सोचते हैं, और सोचना जरूरी होता है। यदि आप नहीं सोचिएगा तो नहीं कुछ कर पाइएगा। अभी सोच रहे हैं कि हमको रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, सोचिएगा तो मेहनत कीजिएगा और तब जाकर आगे बढ़िएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका दिमाग है, ये जो आपका ब्रेन है, वो 3 खंड में है, ठीक है। पहला वाला हिस्सा है उसे हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं, पहला वाला हिस्सा को अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम लोग मध्य मस्तिष्क का नाम देते हैं। और जो अंतिम हिस्सा है वो है आपका पश्च मतलब होता है पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो हम लोग वहीं से सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करना, कल्पना करना, ये सब गुण है जो मनुष्य के आगे वाला हिस्सा का देन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वस्तु के जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, वस्तु का जड़त्व को किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन है बल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संवेग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भार द्वारा। ये चलिए भार नहीं लीजिए और इसको क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए आप, चलिए बल द्वारा, नहीं सॉरी बल दिया हुआ है तो भार लिख दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जड़त्व होता है वो जड़त्व किस पे निर्भर करता है,
तो आप पढ़े होंगे कि जड़त्व के चलते जो न्यूटन का प्रथम गति का नियम है कि स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहता है और गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहता है। ठीक है, ये तो बात हम लोग सब जानते हैं, स्थिर स्थिर और गतिशील गतिशील। लेकिन जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें द्रव्यमान भरा हुआ है, उसका जड़त्व भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी का जड़त्व देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। उसी तरह सूरज का जड़त्व बहुत ज़्यादा है, और सूरज का जड़त्व इतना ज़्यादा है कि पृथ्वी और एवं अन्य ग्रहों को भी क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो जड़त्व है जो किस पे निर्भर करता है, तो सही मायने में जड़त्व है जो द्रव्यमान पे निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, द्रव्यमान है जो मेन फैक्टर होता है, क्योंकि त्वरण ये सब तो बहुत जगह है और नहीं भी है, और है तो सभी पे लागू हो जाता है, जबकि द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। तो जड़त्व का जो मुख्य चीज़ है वो है उसका द्रव्यमान। जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा वस्तु में उतना ही ज़्यादा जड़त्व रहेगा। ठीक है, देखते हैं पहाड़ विशाल भारी भरकम, क्यों उसमें जड़त्व ज़्यादा है, जबकि हमारे जैसा दुबला पतला आदमी अरे पहाड़ से तो कम होगा, क्योंकि पहाड़ से हमारे अंदर कम जो एक तरह से द्रव्यमान है। तो चलिए इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाल, दूरी एवं समय का सही संबंध बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम क्वेश्चन आज का। चाल, दूरी एवं समय में का सही संबंध बताएं, का सही संबंध बताएं। तो पहला ऑप्शन है आपका V बराबर S इंटू टी, V बराबर D इंटू टी। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, V बराबर D बटा P। तीसरा ऑप्शन है V बराबर D माइनस टी। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, V बराबर D प्लस टी। क्या होगा? सबको मालूम होगा कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, और चाल को अंग्रेजी में वेलोसिटी बोला जाता है। चाल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, चाल को ही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, और इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो दूरी बटा समय होता है इसका फॉर्मूला, दूरी बटा समय। और दूरी को हम क्या बोलिएगा, D बोलिएगा, और समय को T। देख लीजिए कहाँ पर इस तरह का ऑप्शन है D बटा T। तो देखिए यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 2 में V बराबर D बटा T। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।